नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी अपडेट के साथ ही। वक्फ कानून को लेकर लगातार आप देखिए पूरे देश के अंदर घमासान मचा हुआ है, लेकिन सीपीआईएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वक्फ बिल को लेकर भी लगातार बड़े सवाल दागे गए। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को यहां पर आप देखिए किस तरह से लड़ाने की कोशिश हो रही है। बिल के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी मत जो है वो पड़े हैं। उसी का हवाला देते हुए सीपीआईएम के नेता जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक रखते हैं यहाँ एम.वाई. तारिगामी, वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आपस की जो लड़ाई है इसका खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े, इसके लिए काम करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है इस वक्त, और उसके बाद इस पर पूरी तरह से कार्रवाई को तेज करने की जरूरत है। लगातार आप देखिए प्रस्ताव जो है वो इसके खिलाफ भी है। तारिगामी की तरफ से कहा गया कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भारी वोटिंग जो है वो खिलाफ भी हुई, तो अभी सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ये बड़ा बयान तारिगामी की तरफ से दिया गया है। तो अभी भी कुछ रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं, तो इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़ी बातों को लेकर उन्होंने वक्फ कानून को लेकर, संशोधन को लेकर सवाल यहाँ पर उठा दिए, लेकिन एक जाते जाते उन्होंने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हमारे जो आपस के मतभेद हैं और उसी का फायदा दूसरे लोग ले जाएं, और इस पर हमें खुलकर सामने आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये भी बताते चले कि वक्फ कानून को लेकर सरकार की तरफ से साफ ये कर दिया गया है कि हर किसी को ये कानून मानना पड़ेगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है, किसी के साथ यहाँ पर गलत नहीं किया गया है। मुसलमानों के अंदर जिस वहम को डालने की कोशिश की जा रही है, अफवाह को डालने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल भी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किरण रिजिजू की तरफ से भी साफ तौर पर एक मैसेज दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचिए। भ्रामक जो स्थिति है वो बनाने की कोशिश हो रही है और भ्रामक स्थिति से बचने की भी जरूरत है। तो फिलहाल तारिगामी की तरफ से एक बार फिर से ये बात कह दी गई कि अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर इस पर चलने की जरूरत है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अब्बास राथर हैं, सीपीआईएम के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अहमद अयाज हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अहमद अयाज जी, सीपीआईएम के नेता कह रहे हैं कि अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, एकजुट होने की जरूरत है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सही बात है। दो बातों को लेकर जो सूरत हाल है इस टाइम, उनको लेकर ये कहा जा सकता है कि रास्ते बंद नहीं है। बात आगे बढ़ सकती है और फैसला यहाँ तक मैं भी कहूँगा बदल भी सकता है। ये भी है क्योंकि 225 मेंबर्स लोकसभा में अगेंस्ट 288, आई मीन अच्छा खासा तादाद है। और उसमें मुसलमान ही नहीं है, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी बहैसियत अपोजिशन ही नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरिट पर भी इसको देखा होगा, जो ये समझते होंगे, महसूस करते होंगे कि माइनॉरिटी के मामलात में इस तरीके से मुदाखलत ना किया जाए कि माइनॉरिटी के लोग जिनके लिए हम कानून ला रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती थोपने की क्या बात है। तो सही कहा तारिगामी साहब ने, रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं क्योंकि लोग इसके मुखालिफ में हैं। एक तो राज्यसभा लोकसभा के लेवल पर, और फिर कहीं राज्य असेंबलियों में भी हुआ, और उसके अलावा आम लोग जो कम्युनिटी है जो मुसलमानों की, वो इसके खिलाफ खड़े हैं। जो मेजॉरिटी तो है जो लोकसभा के अंदर 288 भी तो पक्ष में भी तो खड़े थे, हैं। 132 राज्यसभा के अंदर पक्ष में भी तो थे। राज्यसभा की बात, लोकसभा की बात, राष्ट्रपति से मंजूरी भी तो मिली, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? अब्बास जी, कहने ठीक है, का मतलब है कि वन वापस साइडेड आऊंगी नहीं आपके था, पास। अब्बास बिल्कुल जी, वन उस साइडेड। पर क्यों नहीं आप लोग चर्चा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया इसके बात करने के लिए। जहाँ तक सीपीआईएम का जो स्टैंड है उसमें ये क्लियर है कि ये जो वक्फ बिल, ये जो वक्फ भाजपा की अमेंडमेंट प्रवक्ता एक्ट को हुआ भी ले आइए। हाँ हाँ, ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये टोटली ये जो बीजेपी का एक तरीकेकार है कि अपना जो हिंदुत्व एजेंडा है उसको पुश करने के लिए। हम सबको पता है कि हमारा जो मुल्क है ये सेक्युलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बुनियाद पर है, लेकिन उसको चेंज करना है एक हिंदू राष्ट्र में। इसमें माइनॉरिटीज को अटैक करना है, किस तरह से उनके हुकूक जो है, उनके राइट्स जो है, उनको किस तरह से छीना जाए। ये जो है, ये जो आज उन्होंने किया है, ये उसी कड़ी की एक कड़ी है।
उसको आगे, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है, और मुसलमानों पे, खासकर मुस्लिम्स पे, उनके रिलीजियस जो जो भी एक्टर्स है उनके उनमें इंटरफेयर करना। पहले तो ये मुसलमानों के किचन में चले गए हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या तो चले आगे बढ़ पहनना है। जाएंगे अब तो क्योंकि मस्जिदों में सूरत आ हाल रहे के हैं। पेश हम्म, बोलिए बोलिए। तो इस पे यही है कि दिस इज एन अटैक, ये अटैक है राइट्स ऑफ द मुस्लिम, जो जिनको प्रैक्टिस का रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें एक खुशाइन बात ये भी है कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ उसमें 232 जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स है उन्होंने इसकी मुखालफत भी की है। और जब हम देखते हैं कि असेंबलीज में भी इनकी मुखालफत हो रही है, स्टेट्स में भी इसकी मुखालफत हो रही है, तो इस पे लेकिन हमें गृह मंत्री ने गौर कहा कि करना इसे चाहिए इस कि कानून को सबको मानना पड़ेगा, कुछ भी गलत नहीं है। पिछड़ों के साथ जो भेदभाव होता था वो खत्म किया गया है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसे खत्म किया गया है, शमूलियत यहाँ पर महिलाओं की दी गई है, युवाओं के रोजगार को लेकर काम होगा। ये बार बार हर एक डिबेट में बोला जा रहा है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। बताने की जरूरत है कि आखिर बहुत है ज्यादा क्या कानून के अंदर, है कि नहीं। सही बात, सही बात है, रिपीटेशन हो रही है, बार बार यही कह रहा है कि रोजगार मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। है कहाँ पर, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको लाने का एजेंडा क्या है, इस पे बात होनी चाहिए। अरे आपने समझा नहीं है अब्बास जी मेरे सवाल को। मैं कह रही हूँ कि सरकार कह रही है कि कानून लाया गया है, भलाई के लिए लाया गया है, रोजगार के साधन इसमें उत्पन्न कराए जाएंगे युवाओं को, उसके बाद पिछड़ों को जो भेदभाव झेलना पड़ता था वो नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी, जो लुटेरे जम्मू थे उन पर कश्मीर कार्रवाई सरकार होगी। ने तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के बाद ये भी यही दावा किया था ना कि डेवलपमेंट होगी, रोजगार लाया जाएगा। और उनका तो ये दावा तो उन्होंने उस वक्त भी किया है, आज भी वही दावा कर रहे हैं। जो नारे ये लगा रहे हैं, दावे जो कर रहे हैं, ये सब खोखले हैं। और इसमें इनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटीज है, उनके जो हुकूक है उनको छीना जाए, और अपने अभिजीत एजेंडे जी, को, जो एजेंडा है, हिंदुत्व एजेंडा है, भारतीय उसको जनता पुश पार्टी करना से है। स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी। बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है और गलत करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम्स के साथ। देखिए आयशा जी, वक्त को अगर आप लेके थोड़ा सा अगर संजीदा होकर सभी समझने की कोशिश करें, और मुझे लगता है खासकर वो लोग भी जरूर कोशिश करें जिन्होंने पिछले दिनों एनआरसी सीए पे लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, ट्रिपल तलाक, जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज है वो नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर उसकी वकालत भी कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की अगर आप बात सुनेंगे तो फिर एक ही तरफा ही आपको बात दिखाई देगी। जो मैं बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, और मैं सभी गुलिस्तान देखने वाले दर्शकों को कहूंगा कि एक बार जरूर जो भी मैं बात करूंगा इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो वो कोई पत्थर की लकीर हो गई। क्या हम शुरू करते हैं, ये 1913 के जब शुरू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, 1923 में फिर इसको आगे बढ़ाया गया। अब अंग्रेजों ने जब ये कानून लेकर आए तो उसका कारण क्या था, ये कारण समझने की जरूरत है कि क्यों लेकर आए इन सब चीजों को। अगर ऐसा कुछ लेकर आए थे वक्त की तरह अगर कोई कानून लाना तो सनातन के लिए भी ले आते, या कोई बौद्ध धर्म के लिए भी ले आते, या सिख धर्म के भी ले आते, इन सब के लिए ले आते। लेकिन केवल और केवल क्यों वक्त लाया गया, इसका कारण समझिएगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और अंग्रेजों को पता था कि हिंदू मुसलमान मिलकर किसी आजादी को लड़ेंगे तो फिर हमारे को यहाँ पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए सेपरेट करने के लिए एक दूसरे को इस तरह का एक प्रावधान लाया गया। अंग्रेज अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि फिर भी हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। और कांग्रेस ने किया कब, इतने सालों बाद जब 1995 के अंदर सेक्शन 85 इसके अंदर ऐड की तो किसने ऐड की? सबसे पहले अगर आप दखलंदाजी की बात करते हो तो किसने की? कांग्रेस ने की। अब सेक्शन 85 जो साफ ट्रिब्यूनल को पावर देती है, जो कहती है आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, जो ये सब के सब प्रावधान लेकर आती है, किसने काम किया? 2013 में इसमें किसने बदलाव किया? फिर से कांग्रेस ने किया। तो किसी के मजहबी अगर हम बात कर चलते हैं, वैसे तो सबसे बड़ी बात है कि भारत देश का सुप्रीम कोर्ट और कैलकाटा हाई कोर्ट दोनों कहता है कि इसका मजहब के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये एक ट्रस्ट है जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। लेकिन अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आती उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने छेड़खानी शुरू की तो कांग्रेस ने शुरू की। हेलो अब्बास जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, देखिए जहां तक मेरे दोस्त ये कह रहे हैं धर्म के कि साथ मजहब के जोड़कर साथ नहीं देखा जाना चाहिए।
हाँ हाँ, मजहब के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें अमेंडमेंट जो जो लाई गई है उसमें तो ये मैंडेटरी रखा गया है कि एक मुस्लिम को 5 साल वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, एंड देन ही कैन डोनेट समथिंग टू द वर्क। तो उसमें तो मजहब का आ ही जाता है ना। और उस तरीके से ये तो एक तो ये हरास कर रहे हैं मुस्लिम उसको कि किस तरह से वो 5 साल अरे क्या भाई वो साहब, वाकई भारत 5 साल देश प्रैक्टिस का, कर रहे हैं। और साथ भारत साथ देश की हमारी कोर्ट, हमारी सुप्रीम हमारी कोर्ट जो जब बोल कंट्री रही है, है, आप हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से कंट्री भी है, ऊपर दैट हो इज, गए क्या? प्लीज 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 लेट मी कंप्लीट। हमारा जो देश है उसमें ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी, यहाँ पर वक्फ को डोनेट जो लैंड किया जाता है, वक्फ को जो भी दिया जाता है वो नॉन मुस्लिम भी देते हैं ना। तो यहाँ पर तो चले इन्होंने फिर जस्ट ऑन जो स्पॉट। हमारा ब्रेकअप हो रहा है कि हमारे ब्रदरहुड को अटैक किया जा रहा है, हम्म। फ्रेटर्निटी को अटैक किया जा रहा है। अहमद अयाज जी, कैसे ब्रदरहुड पर ये अटैक हो रहा है, जरा समझाइएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मजहब के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ट्रस्ट एक काम कर रहा है, तो कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है कोई? वो ठीक है, कोर्ट की जगह, कोर्ट की बात अपनी जगह पर, लेकिन जब हम इसकी मेरिट पर देखेंगे तो यही है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमान कम्युनिटी के लोग डोनेट करते हैं मुस्लिम रिलीजियस पर्पसेस के लिए और चैरिटी के लिए। तो वो बहुत पहले से इसको मैनेज करते आए हैं, इंडिपेंडेंस से पहले, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से पहले इसको मैनेज करते आए हैं। अब मान लिया कि इसमें संशोधन भी हुआ बीच में, लेकिन वो संशोधन जो हुआ दैट वाज एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी, क्योंकि ये लोगों का ही, कम्युनिटी का ही है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। तो ये मुस्लिम्स ही डोनेट करते हैं और उन्हीं के लिए खर्च भी किया जा सकता है, इसमें क्लियर है। तो अब चूंकि इसको मुस्लिम मैनेज करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मुदाखलत कहाँ से आ गई है? अगर आप, ये है हुकूमत का दावा कि भाई हम इसको लेकर मुसलमानों की भलाई करेंगे, तो क्या वो पसमानदा को कितना अधिकार मिलता था, जरा ये बताइए। फिर आगा खानी को कितना अधिकार मिलता था वो बताइए जरा। जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनको कितना अधिकार मिलता था वो बताइए जरा। कहाँ कहाँ पर शमूलियत आप लोगों की तरफ से महिलाओं की गई? क्योंकि आप लोग बार बार ये पेज फाड़ देते हैं कि महिलाओं की शमूलियत पहले से थी, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बताइए जरा। हमें मानते हैं कमियां है, खामियां है, नहीं पहले अहमद अयाज जी, आप ही 2 दिन पहले नहीं मान रहे थे, आप तो खुद ही कह रहे थे कि महिलाओं को पहले से ही अधिकार मिलता था। आज आप कह रहे हैं कि खामियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को इस कानून को पढ़ने की जरूरत है पहले। आशा जी, कल तक तो आप ये कह रहे थे कि अधिकार नहीं, जबकि आपको जम्मू कश्मीर के सामने मिसाल है कि चेयरपर्सन जो है महिला है और MOS स्टेट्स की है, इट्स वेरी क्लियर, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हम मान लेते हैं कि इसको सही तौर कहीं न कहीं इस्तेमाल ना किया हो, मेरे पर कहा सवाल आ गया, मैं कब कह रही थी कि करप्शन भी हो, लेकिन ये भी मानते हैं, लेकिन आप लोग ये करप्शन हम सिर्फ बोर्ड में ही क्यों देखते हैं, ये मिसमैनेजमेंट हम सिर्फ बोर्ड में ही क्यों देखते हैं? ये पूरे सिस्टम का असर है जो हमको बोर्ड में दिख रहा है, क्योंकि कानून को सबसे पहले तो पढ़ना बहुत जरूरी की जरूरत है, तो उसके बाद इस पर डिबेट चर्चा हो सकती है। अभिजीत जी, मैं हर चीज को क्लियर करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसे हिंदू मुसलमान वाला चश्मा लगा के ना देखा जाए। मैं, क्योंकि वैसे भी मैं डिबेट में लेट जुड़ा हूं, आप मुझे 4 से 5 मिनट दोगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो खदशात हैं उसको मैं काफी हद तक क्लियर कर सकूं। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको अंग्रेजों वाली 2 नेशन थ्योरी जिसे कांग्रेस ने बाद में इंप्लीमेंट किया, वो मैंने आपको बता दिया कि मंशा क्या थी। अगर अंग्रेजों की मंशा सीधी होती तो सनातन बोर्ड भी बनाते, सिख बोर्ड भी बनाते, उन्होंने नहीं बनाया। आप मंशा समझिए, हम दोनों हिंदू मुसलमान जैसे भाइयों को एक दूसरे से बिछाड़ने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए काम किया गया, जो बाद में कांग्रेस ने किया। अब आपकी जो 2 बातें आती है, सबसे बड़ी बात आती है धर्म का एस्पेक्ट, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब जो ट्रिब्यूनल है, जो मैंने सेक्शन 85 की बात की है, उसके बाद मैं सेक्शन 8 की बात की है, मैंने क्लॉज 2 की बात की हुई है। आपको पता है कि 50,100 कुछ के करीब केस है, जिसमें से 25% केस तो मुस्लिम्स के केस हैं जो उनके खिलाफ है। चलिए अहमद अयाज जी जवाब दीजिए। और उसके साथ साथ मेरा एक और मेरा एक और सवाल कोट कर लीजिएगा अहमद अयाज जी। एक बात आयशा जी, मेरी बात रह गई पीछे, एक सेकंड अहमद अयाज जी, एक सेकंड पूरी करने दीजिएगा बात। अहमद अयाज जी एक सेकंड सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, 1 मिनट। मैंने कहा ना आपको 2
अहमद अयाज जी, एक सेकंड वेट कीजिए, बार बार डिस्कनेक्ट शायद कॉल हो रही है। अभिजीत को बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट मेरी बात, मेरी 1 मिनट सुन लीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर आपके सामने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जितना चढ़ावा चढ़ता था, उससे पिछली सरकारें चलती रही, उससे सभी तनख्वाह लेते रहे, हिंदू भी लेते रहे, मुसलमान भी लेते हैं। बताए किसी हिंदू ने कहा कि इसमें तनख्वाह नहीं देनी है, कि मुसलमान को उसमें से पैसे नहीं देने हैं? ये कहां से आप लोग ये चीजें कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस के मंसूबे पे ना चले जनाब। और मुझे बता दीजिए कोई एक स्कूल, कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक हॉस्पिटल बता दीजिए जो आज तक चलिए बनाया गया, ठीक है किसी अभिजीत पसमानदा की जी, मदद जवाब की लूंगी गई, मैं वो दोनों गेस्ट से। बहुत बहुत रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी था। और मुझे लगता है कि आप मेरा सवाल सही से सुनते नहीं हैं। पहले भी मैंने हमेशा सरकार को कोट कर कर एक सवाल रखा कि महिलाओं को हक नहीं दिया जाता था। अब आज एक और सवाल अभिजीत के सवाल के साथ जोड़ दीजिएगा कि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, कहां पर 52,000 एकड़ से 9,40,000 एकड़ तक जमीन पहुंची है 2025 आते आते, तो कहां पर भेदभाव, कहां पर कमियां रह गई थी? दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदमों पर मत चलिए। अब्बास जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। नहीं, हम इसको कांग्रेस या पॉलिटिकली नहीं देख रहे हैं। हम इसको बहैसियत इंडिपेंडेंटली जब देख लेंगे, शायद बीजेपी या कांग्रेस इसको उस लिहाज से देखते होंगे, लेकिन हमें पॉलिटिक्स के साथ गर्ज नहीं है। हमें महज इससे गर्ज है कि ये मुसलमानों की डोनेटेड हुई प्रॉपर्टी है और मुसलमानों के लिए वक्फ होनी है, मुसलमानों ने खर्च होनी है। और जब ये अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहे थे कि उनको डिवाइड करने की, उनको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों से पहले की वक्फ जो है, पहले ये मुसलमान वक्फ बोर्ड कहा जाता था, मुसलमान वक्फ कहा जाता था इसको 1923 में, बहुत पहले की बात है। तो ये ऐसा पिक्चर नहीं है कि जैसे आप सनातन की बात कर रहे हो, 1923 में 1923 में ब्रिटिशर्स का राज था जी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। आप कौन से, यहाँ तो हिस्ट्री को आप डिस्टॉर्ट करेंगे, यहाँ पढ़ लीजिए। इट वाज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इट वाज बेसिकली विद अ बेंट ऑफ फाइट टू डिवाइड हिंदूज विद मुस्लिम, बिकॉज़ वी वर फाइटिंग कलेक्टिवली अगेंस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से लेजिस्लेशन हुई, लेकिन ये उससे पहले मुसलमानों के दौर की बात है, जब यहाँ वक्फ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक बड़ा हवाला, एक एग्जाम्पल उन्होंने आपको दे दी। वक्फ सेकुलर नहीं है। हाँ, ये दान कर सकता है। अच्छा, तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सेकुलर होना जरूरी था? मतलब कर सकता है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सेकुलर होना जरूरी था? सिर्फ किस तरह की बात मुसलमानों की करते हैं प्रॉपर्टी है और मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो भाई साहब, किस हिंदू ने प्रॉपर्टी ली मुझे बताएं ना। अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी किस हिंदू ने फायदा उठाया, किस हिंदू ने प्रॉपर्टी ली मुझे बताएं। हमने तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अब्बास जी, वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर केस लगाने वाले हैं या दर्ज कराने वाले हैं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही हैं। सारा पेशेंटली सुना, ठीक है अहमद अयाज सर। देखिए, पता क्या, देखिए आप बुजुर्ग हैं, अभिजीत जी, ठीक है, बांटने का काम ना अभिजीत कीजिए, जी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। ठीक है, ओके। इस देश को आगे लेकर जाना है हमने, ऐसा ना अब्बास करें जी आप। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अभिजीत इसमें ऐसा ठीक है अहमद अयाज जी, बात नहीं, इसमें एक्सप्लेन करने अब्बास की जी, बात है। आपकी पार्टी ने भी आज जिस तरह से बयानबाजी कर दी, वो कह रहे हैं लोगों को तोड़ने का काम मत कीजिए। देखिए सर, लोगों को समझाइए। ठीक है अहमद अयाज जी, देखिए हमें समझना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है वो, ये मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या अहमद अयाज जी के पास? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे अहमद अयाज जी आपकी प्रॉपर। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा बढ़ाइए जरा अहमद अयाज जी की आवाज को। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। आपने कहा कि ये महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैंने नहीं कहा। नॉमिनेटेड आप डिबेट में होते नहीं है क्या जब मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं? पर्सन है वक्फ बोर्ड में। मैं नहीं कहती हूँ, मेरी डिबेट्स खोलकर देखिए, मैं हमेशा कोट करती हूँ जिसका बयान होता है। अगर सरकार है तो सरकार को कोट करती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कभी। मैं शब्द कभी नहीं आता है मेरी डिबेट में। आप पता नहीं कहाँ होते हैं अहमद अयाज जी। मैं यही बात को आपको क्लियर कर रही हूँ बार बार। मैं सरकार को कोड करती हूँ कि सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है। आप दोबारा से खोलकर एक बार चेक कीजिएगा। अब्बास जी, क्यों लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए सरकार की जो मंशा है वो असल में जो टारगेट है वो प्रॉपर्टी पे टारगेट है। वो चाहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है वो उनके हाथ में आ जाए। उनका यही है कि दे वांट टू ग्रैब दिस, दे डोंट वांट टू
ये जो कौन बार सी बार ये दुनिया बात में भी करते हैं रहते कि हैं हम आप? एनक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू ग्रैब द लैंड। मैं आपको बताऊं, इन्होंने अबॉलिश किया है सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट। उस वक्फ एक्ट में ये अथॉरिटी दी जाती है कि नेचर ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो किस वक्फ की किस तरह से होनी चाहिए। उसमें उनको 4 कैटेगरीज में, प्राइमरीली उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वक्फ बाय डीड, वक्फ बाय ऑरल, वक्फ बाय यूज एंड गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड। लेकिन अंदर जो जो इस वक्त जो न्यू अमेंडमेंट आई है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो कंट्री में है, जिनको ऑरली या थ्रू यूजेज, वो अब वल्नरेबल बन गई नहीं, है। 2013 में आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया, जरा उसका जवाब दीजिएगा प्लीज। सीपीआईएम क्यों नहीं खुलकर आई उस वक्त 2013 में, जब यूपीए सरकार ने संशोधन किया? उस वक्त सब आपको अच्छा लग रहा था? नहीं, हम देखिए इस वक्त जो अमेंडमेंट हुए है, ये इसमें ये जो मैंने अभी 4 आपको प्राइमरीली जो मैंने कहा कि अथॉरिटी किस तरह से होती है, इनमें ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये पूरा लैंड उसको टेक ओवर करे। और इससे क्या हुआ, पहले क्या होता था, जो सर्वे कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर को चेंज करके अब गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर है। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता तो सर्वे कमिश्नर वहां पर होता था, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता था, सिविल प्रोसीजर कोड के तरह उसको फॉलो करता था। वो कह रहे हैं कि सरकार चाहती है, अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर है। आप बताइए कि अब गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर है, वो तो सरकार का ही मत रखेगा वहां पर। तो ये वो कह रहे हैं कि सरकार अपने हित को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। अभिजीत जी जवाब दीजिए इस पर। उनको ग्रैब करने की कोशिश। ठीक है अब्बास जी। सरकार को परमात्मा की कृपा है कि सरकार के पास अपना बड़ा कुछ है। किसी की प्रॉपर्टी सरकार देने का यकीन रखती है, किसी का कुछ नहीं लेती है। वो जो 25% के मुस्लिम हैं जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, आप ही के अंदर जा रहे हैं, वो 25% उसमें मुस्लिम्स हैं, सरकार कहीं नहीं है। और उसके बाद आती है सेक्शन 85 जो उसके अंदर डाली गई है, उसके अंदर तो आप सिवाय अपने ट्रिब्यूनल के अलावा किसी और पे अपील नहीं कर सकते हो। जिस सिंगल बेंच में जस्टिस वीरेंद्र कुमार का राजस्थान का केस है, जिसके अंदर ये चीज बाद में प्रूव की गई कि वक्फ का जो डिस्प्यूट होगा वो ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। अब अगर देश का कानून सबसे ऊपर है, आप कहेंगे देश का कानून सबसे ऊपर नहीं है। अरे प्रॉब्लम किसी हिंदू को भी हो सकती है, प्रॉब्लम किसी मुस्लिम को भी हो सकती है। अभिजीत जी एक सवाल है ना, बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों को फायदा देने के लिए आप लोग कानून लेकर आ गए। 1500 साल पहले अभिजीत जी बार बार एक सवाल उठ रहा है कि आप लोग चुनिंदा लोगों को फायदा देने के लिए इस तरह से कानून लेकर आ गए हैं। जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि कौन चुनिंदा लोग। यहाँ पर सबसे बड़ा तो जो इसका बेनिफिशियरी होगा वो पसमानदा होगा, जिसको सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुई है। इसमें चुनिंदा लोग कौन लेंगे इसका फायदा? जो फायदा होगा, कुछ और एक चीज देखिएगा, जब ये प्रॉपर्ली कानून इंप्लीमेंट होता, उल्टा जो प्रॉपर्टीज है जो इलीगली कई लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज का कब्जा की है, वो भी वापस होंगी। उल्टा ये बढ़ेगी लैंड, ये कम नहीं होगी। पता नहीं लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं चीजों के अंदर। और वो जो इलीगल भी ऑक्यूपाई की है वो भी नहीं लोगों ने। लास्ट कमेंट कीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो जमीन और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। My point is very simple. This is purely meant for Muslims and Muslims need to manage. There is nothing, किसी को उसमें हाथ और इसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट तो कांग्रेस से पूछिए जिन्होंने सबसे पहले हाथ डाला 1995 में, फिर कांग्रेस से पूछ लीजिए हाथ किसने डाला था। अरे 95 को छोड़ो ना, 2013 में ही हाथ डाला, तब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? दो बार डाला ना, पहले 95। ठीक है अभिजीत जी एक सेकंड I'm hearing you, but you don't hear. You say you are creating a mess. I am telling you. अभिजीत जी सुन लीजिए। अभिजीत जी प्लीज अभिजीत जी बोलने दीजिए। गवर्नमेंट को कौन रूल रोकता है कि वो उसकी मिसमैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश ना करे? क्योंकि गवर्नमेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अहमद अयाज जी। अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद, अब्बास जी आपका भी धन्यवाद। तो सीपीआईएम भी लगातार अब मोर्चा खोलती नजर आ रही है वक्फ कानून को लेकर। लेकिन सबसे पहले आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बार बार संशोधन करने की कोशिश की गई, और अब सरकार जिस तरह से एक बड़ा दावा पेश कर रही है कि किसी के साथ भी गलत नहीं होगा, ये कानून बहुत बेहतर है और बेहतर तरीके से चलाया जाएगा, मुस्लिम्स को इससे लाभ होगा। तो अब ये देखना बहुत ही अहम है कि कितना लाभ और कितना नुकसान इस पूरे कानून से होता है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार नुकसान को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि फायदेमंद है। अब देखते रहिएगा।